कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब इंसान सारी उम्र ढूंढता रहता है। क्या आत्मा सच में होती है या ये बस हमारा वहम है? जिन्होंने इसे महसूस किया है वो कहते हैं कि मौत के बाद भी कई लोग इस दुनिया से जाते नहीं, बल्कि यहीं किसी जगह या किसी कमरे से बंधे रह जाते हैं। ऐसे अनुभव एक इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्टोरी नाइट। आज की कहानी सच्चे अनुभव पर आधारित है, जिसमें एक इंसान ने आत्माओं की मौजूदगी को अपनी आंखों से देखा। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी ऐसी जगह पर कदम रखा है जहां आपको अजीब सन्नाटा और अदृश्य नजरें अपने ऊपर महसूस हुई हों? कमेंट में जरूर लिखें कि आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं। तो चलिए अब ये कहानी सुनते हैं उसी की जुबानी। मेरा नाम अजय है। ये घटना साल 2014 की है, जब हम लोग एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। घर बड़ा था, देखने में बिल्कुल नया लगता था, लेकिन असल में वो 30 साल पुराना मकान था। घर मालिक ने हमें बस एक बात कही थी, ऊपर वाली मंजिल का छोटा कमरा खाली रखना। लेकिन मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। मुझे ऊंचाई पर सोना पसंद था और मैं भूत प्रेत जैसी चीजों पर भरोसा नहीं करता था, इसलिए मैंने वही कमरा अपना लिया। शुरू के 3 दिन सब ठीक रहा, लेकिन चौथे दिन की रात कुछ बदला। मैं सोने ही वाला था कि अचानक लगा जैसे कमरे में कोई धीरे धीरे चल रहा हो। लकड़ी का फर्श दबने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैंने टॉर्च जलाई और चारों तरफ देखा। कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन जब मैंने टॉर्च बंद की तो खिड़की के शीशे में कुछ परछाई सी हिलती हुई दिखी। मैं जड़ हो गया। धीरे धीरे वो परछाई मेरे पीछे कमरे के कोने में खड़ी होती दिखाई दी। मैं पलटने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और हाथों में पसीना आने लगा। मैंने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा तो कोना बिल्कुल खाली था। मैंने खुद को समझाया कि शायद ये मेरी आंखों का धोखा था, लेकिन तभी खिड़की जोर से बंद हो गई, जैसे किसी ने पूरी ताकत से उसे धकेला हो। कमरे में अचानक ठंडी हवा भर गई और अंधेरे में सन्नाटा और गहरा हो गया। उस रात में करवटें बदलता रहा, आंखों में नींद नहीं आई। सुबह होते ही नीचे अपने पापा को सब बताया। उन्होंने हंसते हुए कहा कि नया घर है, आदत डालने में वक्त लगेगा। लेकिन मेरे मन में डर की एक लकीर खिंच गई थी। उस दिन शाम को जब मैं फिर कमरे में गया तो मुझे अलमारी का दरवाजा आधा खुला मिला। मुझे याद था कि सुबह मैंने उसे अच्छे से बंद किया था। धीरे से मैंने दरवाजा धकेल कर बंद किया और कमरे से बाहर निकल आया। लेकिन जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद किया, अंदर से हल्की सी दस्तक सुनाई दी। वो दस्तक इतनी साफ थी कि मेरा शरीर कांप उठा। दरवाजा बाहर से बंद था और कमरे के अंदर कोई नहीं था। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा, कान लगाकर सुनता रहा। दोबारा दस्तक नहीं हुई, लेकिन अंदर से जैसे फुसफुसाहट की हल्की सी आवाज आई। मैं डर के मारे नीचे भाग गया। घर वालों को जब बताया तो सबने कहा कि ये मेरा वहम है। रात होते ही मैंने ठान लिया कि अब मैं नीचे ही सोऊंगा, लेकिन मां ने कहा कि ऊपर का कमरा मैंने खुद चुना था, इसलिए वहीं रहना होगा। मन मारे मैं वापस ऊपर गया। उस रात नींद खुली तो देखा कि कमरे की अलमारी खुद ब खुद खुल रही थी। किवाड़ धीरे धीरे कर्र कर्र की आवाज के साथ फैल रहे थे और अलमारी के अंधेरे में मुझे साफ लगा जैसे कोई खड़ा है, जिसकी आंखें मुझ पर टिकी हैं। मैं घबराकर बिस्तर से उठा और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद नहीं हो रहा था। वो जैसे किसी ने बाहर से पकड़ रखा हो। अगले ही पल मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कान के पास से बहुत ठंडी सांस ली हो। उस ठंडी सांस के बाद मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैं कांपते हुए धीरे से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरा उतना ही खाली दिख रहा था जितना हमेशा रहता था। फिर भी मेरे दिल को यकीन था कि कोई मेरे बहुत करीब खड़ा था। मैं पूरे जोर से दरवाजा खींचकर बाहर भाग आया और नीचे आकर पापा के कमरे में चला गया। उस रात पहली बार मैंने ऊपर सोने से साफ मना कर दिया। सुबह जब हम सब नाश्ता कर रहे थे, तभी मेरी छोटी बहन बोली कि रात को उसने ऊपर वाली सीढ़ियों पर किसी औरत को खड़ा देखा था। उसकी बात सुनकर सब चुप हो गए। पापा ने उसे डांट दिया कि बच्चों की तरह बेकार की बातें न करे,
लेकिन उसके चेहरे की घबराहट बता रही थी कि उसने सचमुच कुछ देखा था। शाम होते ही मैं डरते डरते ऊपर गया। दरवाजा खोलते ही देखा कि कमरे की अलमारी का दरवाजा फिर से आधा खुला है। इस बार हिम्मत जुटाकर मैं अलमारी के पास गया और अंदर झांका। अंधेरे में मुझे सिर्फ धूल और पुराने अखबार पड़े दिखे। मैंने राहत की सांस ली और दरवाजा बंद करने ही वाला था कि अचानक पीछे से किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। वो हंसी सुनते ही मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। मैं धीरे धीरे पलटा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। कमरा उतना ही सन्नाटे से भरा था, मगर उस हंसी की गूंज अब भी कानों में अटकी हुई थी। मैं डर के मारे नीचे भाग आया। उस रात मैंने मां को सब कुछ बता दिया। उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की कि शायद मेरे मन का डर ही ये सब करा रहा है, लेकिन मैं जानता था कि मैंने सच में किसी औरत की हंसी सुनी थी। अगले ही दिन पापा ने घर के पास रहने वाले एक बुजुर्ग से बात की। वो बुजुर्ग इलाके के पुराने किस्से जानते थे। जब पापा ने मकान के बारे में पूछा तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने कहा कि इस घर में करीब 20 साल पहले एक औरत ने फांसी लगाई थी। औरत की मौत कैसे हुई ये कोई नहीं जानता, लेकिन तब से लोग कहते हैं कि ऊपर वाले कमरे में उसकी आत्मा अब भी भटकती है। ये सुनकर मेरा खून जम गया। पापा ने यह बात घर के बाकी लोगों को नहीं बताई, लेकिन मैंने साफ साफ सुन लिया था। उस रात मैंने ठान लिया कि मैं खुद सच्चाई देखूंगा। मैं टॉर्च लेकर अपने कमरे में चला गया और अलमारी के सामने बैठ गया। रात के करीब 12 बजे कमरे की हवा अचानक और ठंडी हो गई। खिड़की अपने आप खुल गई और पर्दे उड़ने लगे। अलमारी के किवाड़ धीरे धीरे खुलने लगे। अंदर से अंधेरा और गहरा होता जा रहा था, जैसे कोई भीतर खड़ा हो। मैंने टॉर्च सीधा अंदर मारी और उसी पल मुझे साफ दिखा एक औरत का चेहरा। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा आधा साया था, लेकिन उसका गला नीले निशान से भरा था। मैं टॉर्च हाथ से गिरा बैठा। अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया और कमरे में चारों तरफ वही हंसी गूंजने लगी। उस हंसी की गूंज पूरे कमरे में फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे हर दीवार से कोई मुझे छिड़ा रहा हो। मैं डर के मारे बिस्तर पर बैठा ही रह गया। पैर इतने भारी हो गए कि उठना मुश्किल था। अचानक अलमारी के ऊपर से एक जोर की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। मैंने डरते डरते टॉर्च उठाई और ऊपर रोशनी डाली। धूल उड़ रही थी, लेकिन वहां कोई चीज नहीं थी। अब मेरे हाथ कांपने लगे। मैं दरवाजा खोलकर भागना चाहता था, लेकिन दरवाजा अटक गया। जितना जोर से धक्का देता उतना ही बंद हो जाता। पसीना मेरी गर्दन से होते हुए पीठ तक बह रहा था। तभी कमरे की लाइट अपने आप जल बुझने लगी। हर बार जब अंधेरा होता मुझे लगता जैसे कोई मेरे और करीब आ गया हो, और जब रोशनी आती तो कमरा बिल्कुल खाली दिखता। मैं बुरी तरह घबरा चुका था। तभी मेरे कान के बिल्कुल पास से धीमी औरत की आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसाकर बोला हो, यह कमरा मेरा है। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैंने दरवाजा पूरी ताकत से धक्का दिया और इस बार वो खुल गया। मैं नीचे भागा और सीधे आंगन में जा गिरा। घर के बाकी लोग दौड़ कर आए। मैं रोते हुए सबको बताने लगा कि ऊपर कोई औरत है, लेकिन सबने मेरी बात टाल दी। केवल मेरी छोटी बहन चुपचाप मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। रात को जब सब सो गए तो मैंने बहन से धीरे से पूछा, तुम्हें भी वो औरत दिखी है क्या? उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हां भैया, पर मैंने उसे सिर्फ अलमारी में नहीं देखा, मैंने उसे सीढ़ियों पर भी खड़ा देखा है, और कभी कभी वो मेरे कमरे के दरवाजे पर भी खड़ी रहती है। उसकी बात सुनकर मेरा गला सूख गया। मतलब जो मैंने देखा था वो सिर्फ मेरा वहम नहीं था। मेरी छोटी बहन भी उस औरत को देख रही थी। उस रात मैं आंखों पर नींद लाने की कोशिश करता रहा, लेकिन नींद आई ही नहीं। लगातार दिमाग में वही लाल आंखों वाली औरत का चेहरा घूमता रहा। सुबह होते ही मैंने ठान लिया कि अब और चुप नहीं रहूंगा। मैंने मां को बहन की बात बताई। मां ने पहले यकीन नहीं किया, लेकिन जब बहन ने रोते हुए कहा कि वो औरत उसे हर रात सीढ़ियों पर दिखती है, तो मां भी चुप हो गई। उस दिन घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। हर कोई डरा सहमा सा लग रहा था। शाम होते ही मैंने ध्यान दिया कि पूरे घर में एक अजीब सा बोझिलपन भर गया है। पंखा चलते हुए भी हवा घुटी घुटी सी लग रही थी।
बिजली का बल्ब बार बार धीमा हो रहा था और सीढ़ियों पर से बार बार पायल जैसी आवाज आ रही थी, जबकि वहां कोई नहीं था। करीब रात के 11 बजे अचानक हमारी किचन से बर्तन गिरने की आवाज आई। सब डर के मारे बाहर निकल आए। जब किचन का दरवाजा खोला तो सारे बर्तन जमीन पर बिखरे पड़े थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि दरवाजा अंदर से बंद था। पापा ने किसी तरह सबको शांत किया और दरवाजा खोलकर बर्तन समेटे, लेकिन तभी मेरी बहन चीख पड़ी। वो सीढ़ियों पर किसी को देख रही थी। हम सब पलटकर देखने लगे। सीढ़ियों के बीचों बीच सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा आधा अंधेरे में छुपा हुआ। जैसे ही पापा उसकी तरफ बढ़े, वो औरत धीरे धीरे पीछे हटने लगी और ऊपर वाले कमरे की तरफ चली गई। पापा ने तुरंत लाइट जलाई और ऊपर दौड़े, लेकिन ऊपर पहुंचते ही देखा कमरा खाली था। सिर्फ अलमारी का दरवाजा पूरी तरह खुला था और अंदर से वही ठंडी हवा निकल रही थी। उस कमरे का माहौल इतना भारी था कि पापा भी वहीं रुककर हिचकिचा गए। उन्होंने अलमारी के अंदर टॉर्च मारी, लेकिन अंदर सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा था। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें घूर रहा हो। हम सब सीढ़ियों के पास खड़े थे। मां ने हमें नीचे बुला लिया और पापा ने भी दरवाजा बंद करके नीचे आना ही बेहतर समझा। लेकिन उस रात नींद किसी की आंखों में नहीं आई। करीब 2 बजे अचानक ऊपर से जोर की आहट आई, जैसे कोई भारी चीज गिर पड़ी हो। पापा ने हिम्मत करके ऊपर जाना चाहा, लेकिन मां ने उन्हें रोक दिया। हम सब चुपचाप बैठे रहे और तभी अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद होने की आवाज आई। सुबह होते ही पापा मकान मालिक के पास गए। काफी दबाव देने पर उसने सच्चाई बताई। 20 साल पहले उसी कमरे में एक औरत ने फांसी लगाई थी। उसकी मौत के बाद से घर में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। लोगों ने घर छोड़ दिया था, लेकिन बाद में उसने पुताई करवाई और किराए पर देना शुरू कर दिया। ये सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। पापा ने तय किया कि अब हम इस घर में ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। लेकिन उस रात जाने क्यों मेरे कदम अपने आप फिर से ऊपर वाले कमरे की तरफ बढ़ गए। मैं दरवाजे के सामने खड़ा होकर सुनने लगा। अंदर से बिल्कुल खामोशी थी। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे में अंधेरा था, लेकिन अलमारी का दरवाजा इस बार खुला नहीं था, बल्कि पूरी तरह बंद था। मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजे को छुआ और उसी पल ठंडी हवा का तेज झोंका मेरे चेहरे से टकराया। अलमारी के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी, इतनी धीमी कि जैसे किसी ने गला दबा रखा हो। मैं जड़ हो गया और अचानक दरवाजे पर मेरी बहन खड़ी थी। उसके चेहरे पर बिल्कुल कोई भाव नहीं था। उसने फुसफुसाकर कहा, भैया, वो अब तुम्हें अपने पास बुला रही है। उसकी धीमी आवाज सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने डर के मारे बहन की तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल खाली लग रही थीं, जैसे उसके अंदर कोई और झांक रहा हो। कमरे का अंधेरा और गहरा होता जा रहा था और उस अलमारी से निकलती ठंडी हवा सीधा मेरी हड्डियों तक पहुंच रही थी। मैं घबरा कर बहन का हाथ पकड़कर नीचे ले जाना चाहता था, लेकिन उसने हाथ झटक दिया और सीधे अलमारी की तरफ बढ़ गई। उसकी चाल इतनी धीमी थी कि लग रहा था जैसे कोई और उसे चला रहा हो। मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी, गला जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया हो। वो अलमारी के बिल्कुल सामने खड़ी हो गई और बिना मेरी तरफ देखे बोली, वो अंदर है, हमें देख रही है। ये कहते ही अलमारी के किवाड़ धीरे धीरे कर्र की आवाज के साथ अपने आप खुल गए। अंदर गहरा अंधेरा था, लेकिन मुझे साफ लगा कि वहां कोई खड़ा है। धीरे धीरे उस अंधेरे से वही औरत का चेहरा बाहर आया। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, होंठ आधे खुले थे और गले पर मोटी रस्सी का निशान साफ दिख रहा था। उसकी नजर सीधे मेरी बहन पर थी, जैसे उसे अपनी तरफ खींचना चाहती हो। मैं जोर से चीख पड़ा और बहन को पकड़कर पीछे खींचने लगा। तभी अलमारी का दरवाजा जोर से बंद हो गया और पूरा कमरा हिल गया। लाइटें बार बार जलने बुझने लगीं और खिड़की के शीशे अपने आप टूटकर जमीन पर गिर गए। मेरी बहन बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी। मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे खींचा और नीचे की तरफ भागा। मां और पापा हमें देखकर डर गए। बहन की हालत खराब थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, जैसे किसी ने गला दबाने की कोशिश की हो। मां रोने लगी
और पापा ने तुरंत दरवाजे पर ताला लगवा दिया। उन्होंने कहा कि अब कोई भी उस कमरे के पास नहीं जाएगा। लेकिन उसी रात जब सब सो रहे थे, मैंने ऊपर से कदमों की आवाज सुनी, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रहा हो। रात का सन्नाटा उस आवाज को और डरावना बना रहा था। हर कदम धीरे धीरे नीचे उतरता हुआ सुनाई दे रहा था, जैसे कोई बहुत भारी पायल घसीट कर चल रहा हो। मैंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और झांका तो सीढ़ियों पर कोई नहीं था, लेकिन सीढ़ियों की लकड़ी खुद ब खुद चरमराती जा रही थी, जैसे अदृश्य पैर उस पर रखे जा रहे हों। मैंने मां को जगाना चाहा, लेकिन आवाज मेरे गले से बाहर ही नहीं निकली। पापा दूसरे कमरे में थे और बहन अभी तक बेसुध पड़ी थी। मेरी आंखें सीढ़ियों से हट ही नहीं रही थीं, और तभी सीढ़ियों के बीचों बीच सफेद साड़ी लहराती हुई दिखाई दी। वो औरत धीरे धीरे उतर रही थी। उसके पैरों के नीचे परछाई फैल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब साफ नजर आ रहा था। रस्सी से बने गहरे नीले निशान, सूजी हुई आंखें और आधे खुले होंठ जिनसे कराहट जैसी आवाज निकल रही थी। उसकी चाल इतनी धीमी थी कि हर कदम मेरे सीने पर हथौड़े की तरह लग रहा था। मैंने पापा को जोर से पुकारा। वो तुरंत बाहर आए और जैसे ही उन्होंने सीढ़ियों पर देखा, उनकी आंखें फैल गईं। उन्होंने बिना सोचे मुझे खींचा और कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मां कांप रही थीं और पापा बार बार दरवाजे पर हाथ रखकर बोल रहे थे कि कोई आवाज मत करो। बाहर से धीमे धीमे कदम हमारे दरवाजे तक आकर रुक गए। कुछ सेकंड तक गहरा सन्नाटा रहा और फिर दरवाजे पर 3 जोरदार दस्तक हुई। मां चिल्ला उठी और बहन अचानक नींद से जागी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं और होंठों से खून बह रहा था। उसने कांपते हुए सिर्फ इतना कहा, वो दरवाजे पर नहीं है भैया, वो अब अंदर आ चुकी है। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल धड़कना ही भूल गया। कमरे के भीतर अचानक ठंडक और तेज हो गई, जैसे किसी ने बर्फानी हवा छोड़ दी हो। हम सब दरवाजे की तरफ देख रहे थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी साफ महसूस हो रहा था कि कोई हमारी सांसों के बीच खड़ा है। पापा ने मां और बहन को अपने पीछे कर लिया। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो देखा कि कमरे के कोने में पर्दे हिल रहे थे, जबकि खिड़की बंद थी। मैं धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। जैसे ही पर्दा हटाया, मेरे सामने वही औरत खड़ी थी। उसका चेहरा अब और भी डरावना लग रहा था। उसकी गर्दन तिरछी होकर एक तरफ झुकी थी, जैसे रस्सी अब भी कसकर लिपटी हो। उसकी आंखें मेरी आंखों में धंस गईं और मुझे लगा कि मैं हिल ही नहीं पा रहा। मेरे कानों में उसकी खरखराती आवाज गूंजी, ये घर मेरा है, कोई नहीं बचेगा। मैं पूरी ताकत से पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, तभी पापा ने मुझे खींचा। पर्दे अपने आप नीचे गिर गए और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मां जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगीं। उनकी आवाज कांप रही थी। बहन अब भी बुरी तरह हाँफ रही थी। उसकी आंखों में वही लाल चमक बाकी थी। अचानक सारी लाइटें बुझ गईं। कमरे में सिर्फ उस औरत की हंसी गूंज रही थी, और वो हंसी सीधी हमारी आत्मा को चीर रही थी। पापा ने टॉर्च जलाई और उसकी रोशनी सीधी अलमारी पर पड़ी। अलमारी का दरवाजा खुला था और अंदर काला साया हिल रहा था। फिर दरवाजा अपने आप बंद हो गया, लेकिन इस बार बंद होने से पहले अलमारी के अंधेरे से एक हाथ बाहर निकला। नीला पड़ा हुआ, सूजा हुआ हाथ। वो धीरे धीरे फर्श पर घिसटते हुए हमारी तरफ बढ़ने लगा। वो हाथ धीरे धीरे हमारी तरफ सरकता आ रहा था। हम सब एक कोने में सिमटे खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि भाग भी पाए। कमरा इतना ठंडा हो चुका था कि हमारे मुंह से धुआं निकल रहा था। अचानक उस हाथ के पीछे से वही औरत का पूरा शरीर बाहर निकल आया। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, बस हवा में लटक रहे थे। उसकी गर्दन अब भी रस्सी से कसी हुई थी और आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसने धीरे धीरे अपना हाथ मेरी बहन की तरफ बढ़ाया। पापा ने चीखते हुए बहन को अपनी गोद में खींच लिया, लेकिन उसी वक्त पूरा घर हिलने लगा, जैसे भूकंप आ गया हो। दरवाजे जोर जोर से बंद होने लगे। खिड़कियां खुद ही टूट कर गिर पड़ीं। हर तरफ सिर्फ अंधेरा और उस औरत की चीख सुनाई दे रही थी। मैंने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर अलमारी की तरफ दौड़ लगाई। जैसे ही मैंने उसका दरवाजा जोर से बंद किया, औरत की चीख इतनी तेज हुई कि मेरे कान फटने लगे। अचानक सब कुछ शांत हो गया। लाइटें वापस जल गईं। कमरा बिल्कुल वैसा ही था,
जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अलमारी पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। उसके बीच में उंगलियों के निशान गहरे लाल रंग में उभरे हुए थे। हमने उसी रात घर छोड़ दिया और आज भी वो घर खाली पड़ा है। लोग कहते हैं कि जब अंधेरा होता है तो ऊपर वाले कमरे से किसी औरत की रोने की आवाज आती है और कभी कभी खिड़की से कोई हाथ बाहर झांकता है, ठीक वैसा ही जैसा मैंने आखिरी बार देखा था। उस रात हमने वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन क्या आत्माएं सचमुच सिर्फ उस घर तक सीमित रहती हैं या फिर वो इंसान के साथ भी चल पड़ती है? ये सवाल आज भी मेरे मन में जिंदा है। दोस्तों, आपने अभी जो कहानी सुनी वो सच्ची घटना पर आधारित थी। आपको क्या लगता है, आत्माएं सच में होती हैं या ये सब दिमाग का वहम है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आप कहां से सुन रहे हैं और इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे डरावना लगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और हकीकत से जुड़ी नई और सिहरन पैदा कर देने वाली कहानी के साथ। अगर आप चाहते हैं कि ये अंधेरे किस्से आपके कानों तक लगातार पहुंचते रहें तो चैनल स्टोरी नाइट को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलेंगे अगली रात एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। अलविदा।